हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इतिहास विषय में पूर्व विगत वर्षों में जो भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, वहां से हमने एक नंबर के जो एक अंक के क्वेश्चंस आते हैं उनका यहाँ पर चयन किया है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं और जो आगामी परीक्षा होगी निश्चित रूप से उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। प्रिय छात्राओं, आप वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जितने भी विद्यार्थी जो हैं 12th क्लास की परीक्षा इतिहास विषय से संबंधित दे रहे हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रिय छात्राओं, इसमें प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी और सामान्य ज्ञान से संबंधित, उसमें भी आपको ये वीडियो बहुत सहायक होगी। चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता में जुटे हुए खेत के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जो कालीबंगा भारत के राजस्थान जिले के गंगापुर, राजस्थान राज्य के गंगापुर जिले में स्थित है। और जैसे कि हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन आता है 12th क्लास में, भारत का मानचित्र में कुछ स्थल अंकित कराए जाते हैं, तो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल अंकित कराए जाते हैं। तो आप इसको भारत के मानचित्र में राजस्थान देखिए और राजस्थान में जो गंगानगर जिला है वहां पर आप कालीबंगा अंकित कर दीजिए। और क्वेश्चन के अनुसार हम बात करते हैं तो कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किस राजवंश के शासन काल में लिखा गया? तो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो मौर्य राजवंश के समय लिखा गया। अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो कौटिल्य हैं, और कौटिल्य को अन्य और दो नामों से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी उनको जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, वी एस सुथांकर किस भाषा के प्रमुख विद्वान थे? तो वी एस सुथांकर जो हैं वह संस्कृत भाषा के विद्वान थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उसको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और प्रतीक के रूप में उसे चक्र के रूप में दिखाया गया है। ये चक्र बनाया गया है, चक्र के रूप में उसको दिखाया गया है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक और इतिहासकार था। नेक्स्ट है, किस संत की वाणी का संग्रह बीजक नाम से किया गया है? तो ये अलग तरह से पूछा जा सकता है कि बीजक ग्रंथ किसका है? तो कबीरदास जी का बीजक ग्रंथ है। और कबीरदास जी की जो दोहे है, जो वाणी है, उसका जो संग्रह है वो बीजक नामक ग्रंथ में है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। यह जलिया वाला बाग जो है जल्ली नामक व्यक्ति का था, और स्थान अमृतसर में रोलेट एक्ट के खिलाफ, और वहां पर जो पंजाब के दो महत्वपूर्ण नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यह सम्मेलन यहाँ पर हुआ था, जनसभा आयोजित की जा रही थी। और जिस पर इस जनसभा पर ब्रिटिश राज के द्वारा गोलियां चलाई गई, और इस प्रकार से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण है चर्बी वाले कारतूस। जो सैनिक थे, सैनिकों को जो बंदूक चलानी होती थी, जो इनफील्ड राइफल थी, उसमें वहां पर चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किया जाता था, और उनके ऊपर एक चर्बी लगाए, मतलब एक लेयर लगी होती थी, चिकना बनाया जाता था उसको, और वह मुंह से खोलना पड़ता था। तो उस समय यह अफवाह फैल गई
कि ये जो चर्बी लगी हुई है ये गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है, जिससे कि सभी सैनिकों को लगा कि वही उनका जो धर्म है वो उसको भ्रष्ट किया जा रहा है। इस प्रकार से सैनिकों में अंग्रेजी राज के प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। ये तत्कालिक कारण था। अब आते हैं आगे, जैसे क्वेश्चन आता है इसमें अभिकथन और कारण का भी क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, उसमें ये अभिकथन और कारण भी आते हैं, क ख ग, जो उसके अंग होते हैं। इस प्रकार से होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसके 6 उसके अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं। और इसी प्रकार से फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 7 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 7 तक भी एक अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये 16 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 1 नंबर के होते हैं। 1 अंक के होते हैं, 16 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, इसमें अभिकथन और कारण भी होते हैं। इसको आप ध्यान से कीजिए, बहुत ही आसान होता है ये। अभिकथन: सिंधु घाटी सभ्यता को पुरातत्ववेत्ता ने हड़प्पा संस्कृति के नाम से इंगित किया। ये बात सही है। और कारण क्या कह रहा है? उत्खनन कार्य केवल हड़प्पा में ही सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बात गलत है, क्योंकि केवल आ गया ना, केवल शब्द का मतलब ये किया नहीं कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा नगर जहाँ हड़प्पा स्थल है वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऐसा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु जो संस्कृति है, जो हड़प्पा संस्कृति, उसके पुरातात्विक जो अवशेष हैं वो आपके जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक, पंजाब, हरियाणा सभी जगह मिले हैं, पूरी सिंध घाटी में मिले हैं और बलूचिस्तान तक उसके अवशेष मिले हैं। तो इसको हम सीमित नहीं कर सकते कि ये हड़प्पा तक ही थे या हड़प्पा स्थल पर ही अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से कारण जो इसका हुआ वो गलत हुआ और अभिकथन इसका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा अभिकथन है: चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। ये बात सही है। और कारण क्या बता रहे हैं? गांधी जी का अहिंसात्मक संघर्ष में विश्वास था। तो दोनों बातें सही हैं और उसका ये व्याख्या भी होती है कि गांधी जी का जो विश्वास था वो अहिंसात्मक संघर्ष में था, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। इसलिए गांधी जी ने जब चोरा चोरी कांड में जो ये कांड हो गया, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत चोरा चोरी कांड हुआ, तो उसमें अनेक लोगों की जानें गई। जैसे कि हम कहते हैं कि जो थाना है, थाने के अंदर सिपाही मारे गए और इस प्रकार से एक बड़ी भीड़ के द्वारा वहां पर अहिंसा हिंसा की गई, हिंसा की गई। और हिंसा होने के कारण गांधी जी के जो सिद्धांत थे उनके विरुद्ध ये आंदोलन हो गया था। इस प्रकार से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया। तो दोनों चीजें ठीक हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और अभिकथन की जो कारण है व्याख्या भी होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम बौद्ध और जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं जिसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ग्रंथ भी पूछ सकता है डायरेक्ट, जैसे अभी तो ये पूछा गया कि कौन कहाँ पर मिलता है, तो बौद्ध और जैन ग्रंथ में मिलता है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ पर आप एक बार को बौद्ध जैन ग्रंथ लिख देंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप नाम देंगे साथ में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सूत पिटक में किसकी शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है? तो सूत पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पिटक होते हैं: सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूत पिटक नहीं है तो कुछ और भी पूछा जा सकता है। अभिधम पिटक पूछ सकता है, विनय पिटक पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से धर्म की शिक्षाएं हैं। तो पिटक का मतलब होता है टोकरी ग्रंथ। तो इस प्रकार से जो सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं सूत पिटक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला है क्वेश्चन हमारा, खालसा पंथ की नींव किसने डाली? तो खालसा पंथ की नींव संत श्री गुरु नानक जी के द्वारा डाली गई। नेक्स्ट है
विजयनगर वास्तुकला के दो प्रमुख उदाहरण बताइए। तो विजयनगर वास्तुकला के जो प्रमुख उदाहरण है, लोटस महल, जो कि दिखने में कमल महल की तरह लगता है, कमल की जैसा लगता है, तो अंग्रेजों के द्वारा इसका नाम लोटस महल दिया गया। इसी प्रकार से सभा भवन है, जो कि मुख्य भवन था। हस्ती महल यह है, यहाँ पर हाथियों को रखा जाता था। और महानमी डिब्बा, जहाँ पर विजयनगर के राजाओं के द्वारा एक बड़ा जनसभा सम्मेलन का आयोजन किया जाता था नवमी के अवसर पर। यहाँ पर जो विजयनगर के जो राजा होते थे वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते थे और एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता था, जो कि नवमी और दशमी के अवसर पर यहाँ पर होता था। जैसे कि यहाँ पूछा गया दो प्रमुख स्थल, तो आप इनमें से कोई भी दो दे सकते हैं। नेक्स्ट है, बम्बई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था। तो रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली कहा जाता था। जो बम्बई क्षेत्र और मद्रास के क्षेत्र में, बम्बई और मद्रास में जो ब्रिटिश काल में राजस्व प्रणाली लागू की गई थी उसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता था। रैयत का मतलब होता है किसान, और यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का किसानों के साथ में एग्रीमेंट होता था, वह किसानों से डायरेक्ट राजस्व वसूल करते थे। इसलिए इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया है, और यह मद्रास और बम्बई के क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र में लागू थी। नेक्स्ट अगला है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थान पर प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह आपसे 2 अंक में भी पूछा जा सकता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्पेशल विशाल स्नानागार के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसके विषय में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो विशाल स्नानागार की आपने संक्षिप्त टिप्पणी भी तैयार करनी है। नेक्स्ट अगला, देवनाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, यह उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो यह उपाधि मौर्य सम्राट अशोक को दी गई थी। अशोक के बारे में कहा जाता था देवनाम प्रिय अथवा देवताओं का प्रिय की उपाधि, ये उनके अभिलेखों में मिलता है, अशोक के अभिलेखों में मिलता है। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। किताब उल हिंद पुस्तक जो है अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई, जो कि एक मध्यकालीन यहाँ पर लेखक और यात्री था, ये इसके द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, और 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में यहाँ पर विजयनगर की स्थापना हुई। और विजयनगर जो हरिहर और जो बुक्का हैं, इनके जो वंश का नाम है वो संगम वंश है। संगम इनके पिताजी का नाम था, इसी उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर अपने वंश का नाम रखा। नेक्स्ट अगला है, फ्रांसिस बुकानन कौन था। तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सैनिकों के द्वारा प्रारंभ किया गया। 1800, आप यहाँ पर लिख लेंगे 1857 में लिखा गया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस, मेन बात है गवर्नमेंट हाउस में एक महल बनवाया। तो ये था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा बनवाया। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा गवर्नमेंट हाउस में एक महल का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो महात्मा गांधी जी 1915 ईस्वी में, यहाँ पर 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। किसी एक, अगला है, किसी एक प्रभावशाली महाजनपद का उल्लेख कीजिए। तो 16 महाजनपद हैं, उन 16 महाजनपदों में सबसे प्रभावशाली महाजनपद मगध को माना गया है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा 5 अंक में, ये 3 अंक में आएगा कि 16 महाजनपद अन्य महाजनपदों की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों हैं। तो उसमें उसके कारण बताने पड़ेंगे, जैसे कि योग्य शासक होना, उपजाऊ भूमि होना, लोहे की प्रचुर मात्रा होना,
राजस्व की अच्छी व्यवस्था होना, और इसकी जो दो राजधानी थी राजगीर और पाटलिपुत्र दोनों ही सुरक्षित स्थानों पर स्थित होना, और राजाओं के द्वारा जो अच्छी रणनीति, राजनीतिक रणनीति और विदेशी अपनी जो रणनीति इन्होंने अपनाई है, उसके कारण जो है मगध अन्य महाजनपदों की अपेक्षा श्रेष्ठ रहा। अभी हाल ही क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया हमारे से प्रभावशाली महाजनपद, तो प्रभावशाली महाजनपद जो है वह है मगध है। नेक्स्ट है, महाभारत की कहानी किन दो बांधव दलों के संघर्ष का चित्रण करती है? तो यह है कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष का चित्रण करती है। महाभारत के अंदर जो हमें मिलता है मूल कहानी जो है वो कौरव और पांडवों के बीच राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हुआ उसका वर्णन हमें महाभारत के अंदर मिलता है, जो कि दोनों ही कुरु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट अगला है हमारा, वैदिक युग के दो जटिल यज्ञों के नाम लिखिए, बताइए। तो वैदिक युग के दो महत्वपूर्ण जटिल यज्ञ हैं राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की नींव किसने डाली? श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक है, जिसमें कि मध्यकालीन भूराजस्व प्रणाली और भूमि का वर्गीकरण, भूमि के प्रकारों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के मध्य हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट, इस पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने प्रतिभाग नहीं किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और इसमें क्वेश्चन स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष भी होता है। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन के अनुसार हमारा उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन है कि अध्यक्ष कौन थे, तो वहां पर इसका राइट आंसर ये होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, पहले भी आ चुका है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी, ये प्रथम महिला थी। तो महाप्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने बचपन से उनका लालन पालन किया था, पोषण किया था, महाप्रजापति गौतमी थी। और बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर, उनके आग्रह पर महाप्रजापति गौतमी को संघ में सम्मिलित किया गया भिक्षुणी के रूप में। नेक्स्ट अगला है, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था? फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का निवासी था। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? हम्पी जो स्थल है ये विजयनगर से संबंधित है, विजयनगर की जो राजधानी है। तो हम्पी जो विजयनगर, प्राचीन काल में इसको विजयनगर के नाम से जाना गया, इसी स्थल को, जिसको अब वर्तमान में हम्पी के नाम से जानते हैं। तो कहा कि हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भग्नावशेषों की खोज की गई। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? यहाँ पर 1793 में 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। यह बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में लागू की गई थी। कर्नल कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? यानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब लाई गई? तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाई गई। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो चल रहे हैं हमारे। आप इसको लिखते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। आगे चलते हैं। पाकिस्तान नाम के प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया?
तो पाकिस्तान का नाम जो सर्वप्रथम पहले दिया चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया। हड़प्पावासी नील रत्न कहाँ से मंगाते थे? तो हड़प्पावासी नील रत्न बदख्शा से, बदख्शा एक स्थल है, वहां से मंगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो स्मृतियों के नाम बताइए। तो नारद स्मृति और मनु स्मृति दो स्मृतियां थी, जो कि प्राचीन काली स्मृतियों की महत्वपूर्ण स्मृतियों में इनको जाना जाता है। ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूदान को क्या कहते थे? जो ब्राह्मणों को भूदान दिया जाता था, जो कि कर मुक्त भूमि होती थी, उसको अग्रहार कहा जाता था। हालांकि अलग अलग समय पर अलग अलग इसको नाम दिए गए। नेक्स्ट है अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो उलूक कहते थे। अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहते थे। यहाँ पर मध्यकाल में जो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी। तो अश्व डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था। तो अश्व डाक व्यवस्था को उलूक डाक व्यवस्था कहते थे, और जो पैदल होती थी उसको पावक कहते थे। नेक्स्ट है सूर सागर और सूर सारावली के रचयिता कौन थे? तो ये सूरदास जी थे, जो सूर सागर सूर सारावली के रचयिता थे। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शासन के समय रेल तार डाक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेल तार डाक का शुभारंभ किया गया, उसके द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किए गए। नेक्स्ट है कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो जो मोहरे होती थी, मोहरे जो होती थी, वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी गई है। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र, सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक केंद्र था वो कौन सा था? ये पाटलिपुत्र था। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। ये इस तरह के जो स्थल होते हैं, ये भारत के मानचित्र में भी अंकित कराए जाते हैं, पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ, इस प्रकार से। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी, और नालियां कारण ये बोलता है, कारण क्या लिखा? नालियां इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सके। तो दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी होती है। रिहला नामक ग्रंथ किसका है? तो रिहला नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वह है इब्न बतूता हैं। अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा? तो अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ जो कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया। कृष्णदेवराय जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजाओं में इनका नाम आता है। इनके द्वारा अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य किए गए, अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। विजयनगर कालीन स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। संथाल विद्रोह का नेता किसने संथाल विद्रोह का नेता किसे कहा जाता है, ये कौन थे? तो सिंधु और कान्होजी। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिंधु और कान्होजी थे। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया। सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश कौन सी भाषा में लिखे गए? तो सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए। यह प्राकृत भाषा उस समय की जन सामान्य की भाषा थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से जुड़े जटिल टीलों को क्या कहते थे? जो पवित्र टीले होते थे उनको क्या नाम दिया गया? तो उनको स्तूप कहा गया। और बर्नियर के ग्रंथ का नाम क्या था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ऐसे पूछा जा सकता है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका ग्रंथ था? तो ये बर्नियर के द्वारा लिखा गया। अलवार परंपरा की स्त्री भक्त का नाम क्या था? तो अलवार परंपरा की स्त्री भक्त का नाम अंडाल था। इसी प्रकार से नयनार जो स्त्री भक्ति वो कराल थी। फ्रांसिस बुकानन कौन थे? फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे। दांडी यात्रा गांधी जी के किस आश्रम से प्रारंभ हुई? तो दांडी यात्रा गांधी जी के साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई। और मर्तकों का टीला किसको कहा जाता है? मर्तकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। और यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, चाहे आपकी परिषदीय परीक्षा है या आपकी अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी में यह महत्वपूर्ण होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।